इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं ETF इन्वेस्टिंग के बारे में कि कैसे आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करके एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और उसमें इन्वेस्टिंग का कौन सा फॉर्मूला है जो मैं फॉलो करता हूं खुद, जिससे लगातार आप देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा और आप चाहे मार्केट नेगेटिव भी जा रही होगी तब भी आपको उतना नुकसान नहीं होगा। तो आज ETF इन्वेस्टिंग को डिटेल में समझते हैं। आज मेरे साथ, जैसे कि आपको पता ही, मेरे छोटे भाई हैं। अब ये विभू का ही अकाउंट है, यहाँ पर विभू ये आपका अकाउंट है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके अकाउंट के अंदर क्या क्या है इसे आज हम डिटेल में समझेंगे, ओके ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें, अभी हमने कुछ शेयर्स खरीदे थे उसे हम साइड करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ ETF, इट इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आज इस वीडियो में हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात नहीं करने वाले, तो अभी इसे भी साइड कर देते हैं। यहां से शुरू करते हैं। दिस इज MOM30 ETF। सो दिस इज अ मोमेंटम ETF। अब ये ETF क्या होता है पहले तो इसे समझते हैं। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप किसी भी स्क्रीनर पर जाते हैं, आप यहां पर ETF लिख सकते हैं। सो जैसे मैंने MOM30 की बात करी थी, सो MOM30 ETF, ये रहा ICICI प्रूडेंशियल का। अब इसमें ये क्या बता रहा है, इसके अंदर ये बता रहा है कि ये ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी के 200 कंपनियों में से, जिसमें से 30 में मोमेंटम होगा, उसका एक ETF है। अब अगर आप इस ETF को देखोगे, ये देखिए पिछले एक साल में इसने कितनी रिटर्न दी है? 75%। अगर हम निफ्टी की रिटर्न की बात करें, लोग सिर्फ निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं। सो निफ्टी की अगर हम रिटर्न की बात करें, एक साल में निफ्टी भी बढ़ा है, पर निफ्टी कितना बढ़ा है? 25%। अब और जो हम बात कर रहे हैं, तो दोबारा से मैं लिख देता हूँ MOM30 ETF। तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ETF क्या होता है, कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं ETF में, हमने कौन से ETF में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्यों किया हुआ है, सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कई ETF में आपको 5 साल का डेटा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 5 साल पहले हो सकता है शुरू ही ना हुए हो, ठीक है। जैसे अभी 2022 से ही डेटा दिखा रहा है। तो ETFs क्या है कि इंडिया के अंदर थोड़ा एक न्यू टर्म है, लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत जानकारी है। ETF इज रिलेटिवली अ न्यू कॉन्सेप्ट, बट ये होता क्या है, इसके अंदर आपको समझना है कि ये कुछ कंपनियों से मिलकर एक ETF बन गया, एक बास्केट बन गई। हमने क्या किया, पूरी बास्केट खरीद ली, ठीक है। एक कंपनी पे बैट नहीं किया। एक कंपनी पे क्यों बैट नहीं किया? क्योंकि एक कंपनी एक दिन में 10% भी कर सकती है, बट अगर इसके अंदर 30 कंपनियां, तो सारी की सारी तो गिरेंगे नहीं, कुछ बढ़ेंगी भी। तो ओवरऑल ETF के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी नहीं दिखती जितनी आपको स्टॉक्स में दिखती है, और एक स्टॉक जीरो हो सकता है, कंपनी बर्बाद हो सकती है। बट अगर हम बात करें 20 कंपनियां 30 कंपनियों की, तो क्या सारी बर्बाद हो जाएंगी? नहीं। तो इसीलिए, और हमने एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो मैंने क्या किया, निफ्टी की 200 कंपनियों में से 30 कंपनियां जो मोमेंटम है जिनमें, उनको खरीद लिया। और इसे खरीदने का एक तरीका होता है मेरा, ठीक है। यहां पर ये गलत दिखा रहा है, तो इस तरीके से जैसे हम देख रहे हैं कि एक टाइम पे इसका प्राइस था 20 रुपए, आज इसका प्राइस है 35 रुपए, तो ये 75% बढ़ चुका है, ठीक है। सीधी सीधी बात है, ये बढ़ रहा है। इसके अंदर लिक्विडिटी अच्छी है, यहाँ पर दिख जाता है। अब बात करते हैं कि जब हम ETF खरीदते हैं, तो ETF में कुछ चीजें होती हैं। ETF में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है ETF को खरीदते हुए? एक इंपॉर्टेंट होता है कि एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो इन्होंने 300 रुपए की अपनी फीस रख ली। अच्छा, ये अगर 0.30 का एक्सचेंज इसका एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो ETFs के म्यूचुअल फंड से पहले ही कम होते हैं। तो अगर मैं इसी के मोमेंटम का म्यूचुअल फंड देखें, कोई मोमेंटम, सॉरी, हम म्यूचुअल फंड्स को देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सो इफ यू विल गो टू म्यूचुअल फंड्स हियर, दीज आर द म्यूचुअल फंड्स। हम मोमेंटम की बात करते हैं, ठीक है, मोमेंटम। सो यहां पर मुझे दिख रहा है सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड, इस पर क्लिक करता हूं, ठीक है। ये भी एक मोमेंटम फंड है। ये भी क्या कर रहा है, अगर हम देखें एक साल में इसने कितनी रिटर्न दी, इसने 35% की, ठीक है। बट अगर एक्सपेंस रेशियो पे जाऊंगा, तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.94%, ठीक है। 900 रुपए, हाँ 940 रुपए काट लिए 1 लाख रुपए पे। तो विच इज बेटर? ETF म्यूचुअल फंड से भी सस्ते होते हैं, यहाँ पे कोई समझना। म्यूचुअल फंड लोगों को लगता है सस्ते होते हैं, ETF और सस्ते होते हैं, ठीक है। तो लोगों को ये समझना जरूरी है। बट म्यूचुअल फंड के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर लोग बोलेंगे ऐसा नहीं कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करता, मैं भी करता हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, बट कितना करता हूँ, कितना ETF में करता हूँ परसेंटेज वाइज, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब हम म्यूचुअल फंड की वीडियो बनाएंगे, ठीक है। मोमेंटम 30 हमारा ETF था,
हम ETF पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें समझ आ रहा है, पहली चीज होती है एक्सपेंस रेशियो। दूसरी चीज होती है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर का मतलब क्या होता है कि इनका ट्रैकिंग एरर क्या आ रहा है, ये क्या कर रहा है कि जिन 30 कंपनियों में मोमेंटम आ रहा है उनमें पैसा लगा रहा है। सो अगर किसी कंपनी में मोमेंटम आया, कितने % चांसेस है कि इन्होंने उसमें पैसा नहीं लगाया होगा? अच्छा, वो चांसेस है 0.19%। सो दिस इज अ एरर, क्योंकि इसके पीछे भी फंड मैनेजर्स काम कर रहे हैं। तो उनका एरर कितना % है? जैसे अगर हम निफ्टी का ETF ले लें, निफ्टी 20 ले लें, उसका ट्रैकिंग एरर बहुत कम होगा, ठीक है। अगर मैं निफ्टी 20 लेता हूं तो मैं अगेन दिखाता हूं, इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम होगा, 0.04%, बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो, 40 रुपए 1 लाख पे। हाँ, कुछ भी नहीं है। और इसका ट्रैकिंग एरर देखो 0.04%, क्योंकि सिर्फ निफ्टी में 50 कंपनी, उन्हीं 50 कंपनी में पैसा लगाना है। तो इसका ट्रैकिंग एरर बहुत कम होता है। बट जब हम स्पेसिफिक हो जाते हैं, वहां पे ट्रैकिंग एरर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। स्पेसिफिक इन द सेंस मैं समझाता हूं कि भाई किस में 30 में मोमेंटम आ रहा है, वो चेक करना पड़ेगा, फिर उसमें पैसा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रैकिंग एरर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका देखते हैं ETF कौन सा है। नेक्स्ट ETF है आपका मेफैंग। अब ये मेफैंग क्या है? अब देखो, हम सिर्फ इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्टेड नहीं है। मेफैंग की रिटर्न्स देखते हैं, 71%। निफ्टी अभी आपने देखा, निफ्टी से ज्यादा बढ़ रहे हैं आपके ETFs। अब यूएस के बाजार में कई सारे देखो होते क्या ना, एस्ट्रोलॉजर बाजार में होते हैं। तो यूएस के अंदर भी एस्ट्रोलॉजर्स की बात नहीं करूंगा, तो क्योंकि वहां पे भी एस्ट्रो फंड भी होता है, वो आप सर्च करना। तो मैं ये बोलूंगा कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं भाई यहाँ से यूएस का बाजार गिरेगा, बट यूएस का बाजार नहीं गिरा। तो ये यूएस का ये यूएस का ETF है। अब ये यूएस में इसमें 10 कंपनियां आती हैं। अच्छा, सिर्फ हम बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक कि हमें सिर्फ इन 10 कंपनियों में पैसा लगाना है। टॉप उनमें से 5 कंपनियां कौन सी है? FANG का मतलब है फेसबुक, एप्पल, Amazon, नेटफ्लिक्स, गूगल। टॉप कंपनी। क्या ये वर्ल्ड की टॉप कंपनियां हैं? बिल्कुल है। हमें इसमें पैसा लगाना है। आप फेसबुक आज भी यूज करते हो, इंस्टाग्राम रोज खोल के देखते हो, हाँ हाँ, रोज उस पर कोई ना कोई ऐड देखते हो। मतलब इंस्टाग्राम कमा रहा है, फेसबुक कमा रहा है, बिल्कुल कमा रहा है। तो मेटा अगर कमा रहा है तो मेटा को खरीदूं क्यों ना मैं? आपके पास फोन कौन सा है, लैपटॉप कौन सा है? एप्पल। तो जब एप्पल का प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूं तो मैं उसे क्यों ना खरीदूं? मैं सेटिस्फाइड हूं, है ना। आप नेटफ्लिक्स पे कपिल शर्मा देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? नेटफ्लिक्स को पैसे दे रहे हो ना, मुझे खरीदना है। आप गूगल पर जाके सर्च करते हो, कुछ भी लिखते हो गूगल पर सर्च करते हो। यूट्यूब पर अगर ये वीडियो देख रहे हो गूगल का है, तो मुझे तो गूगल खरीदना है। इसी तरीके से अमेज़न से हम कपड़े मंगा रहे हैं, तो मुझे वो खरीदना है। तो जो चीज हम यूज कर रहे हैं, सेटिस्फाइड है, हमें पता है बेस्ट कंपनी है, इनका कंपटीशन ही नहीं है। आज गूगल मैप्स आपके लिए फ्री है, कल को गूगल कह दे जी उसके लिए 50 रुपए महीना लूंगा मैं, दे देंगे बिल्कुल दे देंगे। तो ऐसी कंपनियां जो मतलब बिल्कुल ही आप कह सकते हो उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, बेस्ट कंपनी है वर्ल्ड की। तो आप इंडिया में बैठे बैठे यू हैव द एडवांटेज कि आप सिर्फ 95 रुपीज में वो कंपनियां खरीद सकते हो। इसके अलावा भी 5 कंपनीज आती हैं। तो ये हमने क्या किया, हमने इसमें पैसे लगाए। तो हमने इसे, हमारी एवरेज क्या है? अब मेरी एवरेज ऊपर होगी, मैं उसका रीजन बाद में बताऊंगा। मेरी 83 की एवरेज है, इसमें हमें ओवरऑल प्रॉफिट चल रहा है 83,000 का। अच्छा। 14% की रिटर्न है। अब कहेंगे लोग भी 14% की रिटर्न तो आपकी कम आई है, तो 71% दिखा रहा है। ऑल्दो मैंने आपके अकाउंट में पिछले 5-6 महीने में इन्वेस्ट करना शुरू किया है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब बढ़ भी रहा होता है मैं तब भी खरीद रहा होता हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि खरीद के बैठ गए, वो बढ़ता जा रहा है, मैं खरीदता जा रहा हूँ। आपके अकाउंट में कल भी परचेज हुई है। हाँ, मैंने। तो बात यह है कि हम एक अच्छी चीज पिक करते हैं, बट उसे खरीदते ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि खरीद के बैठ जाते हैं। नेक्स्ट ETF की बात करते हैं, ETFs की ही बात करेंगे अभी। आपके पास है बैंक बीज। अब ये क्या होता है? आपने बैंक निफ्टी का नाम सुना है? हाँ। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो कंपनीज आ रही हैं, ठीक है, अगर आपको बैंक निफ्टी खरीदना है तो उसके 2 तरीके हैं, या तो बैंक निफ्टी का ETF खरीद लो, या बैंक निफ्टी का आप म्यूचुअल फंड खरीद लो। अब ETF की बात करें, एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होगा, 0.19 का है, ट्रैकिंग एरर 0.03 का है, ठीक है। सो अब ये ट्रैक किसे कर रहा है? ये ट्रैक कर रहा है बैंक निफ्टी के इंडेक्स को। अब बैंक निफ्टी के अंदर देखो कौन कौन से बैंक्स आते हैं। आपके पास एक्सिस बैंक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है, यहाँ पे बंधन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, फेडरल बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है, इंडसइंड बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। क्या आपके पास इनमें से किसी में अकाउंट है? बिल्कुल है। तो जब आप उसकी सर्विसेज यूज कर रहे हो, आप उस बैंक को पैसा दे रहे हो, तो हम उसे क्यों ना खरीदें? देखो मेरा मानना ये क्लियर है, देश तभी बढ़ेगा जब देश के बैंक्स बढ़ेंगे। अगर देश के बैंक्स नहीं बढ़ेंगे तो देश नहीं बढ़ेगा, ठीक है। क्या इंडिया आगे बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो इंडिया के बैंक्स बढ़ेंगे, तो हम क्यों ना खरीदे बैंक? अब मुझे नहीं पता कौन सा बैंक तेज बढ़ेगा, तो मैं सारे खरीद लेता हूँ। मुझे नहीं पता।
मुझे नहीं पता एचडीएफसी बैंक तेज बढ़ेगा या आईसीआईसी बढ़ जाएगा या हो सकता है आईडीएफसी और तेज बढ़ जाए, वी डू नॉट नो, सो वी आर नॉट प्लेइंग अ बेट ऑन दैट। आज कोटक महिंद्रा सस्ता मिल रहा है, ठीक है, तो मैंने तो बैंक निफ्टी ही खरीद लेना है। तो यहां पर एक चीज आपको और समझनी है, अब जब आप इंडेक्स की बात कर रहे हो, अब यहां पर अगर आप देखते हो इंडेक्स में बहुत सारे यहां पर बैंक्स आ गए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं, क्या सबकी वेटेज बराबर होती है? अब मैं आपको यहां पर सारे बैंक्स दिखाता हूं। यहां पर टोटल 12 बैंक्स होंगे, ठीक है, बैंक निफ्टी में 12 बैंक आते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेकर तो यहां पर एक्सिस बैंक तक अगर आप काउंट करोगे तो 12 बैंक्स होंगे, ठीक है। क्या इन 12 के 12 में ऐसा हो रखा है कि अगर मान लेते किसी इंडेक्स में 10 स्टॉक्स है तो सब पे 10% लगा होता है? नहीं, इंडेक्स में ऐसा नहीं होता, इसे बोलते हैं वेटेज। ठीक है। अगर 12 स्टॉक्स है बैंक निफ्टी में तो सबकी वेटेज अलग है। सबसे बड़ी वेटेज है एचडीएफसी बैंक की 36%, ठीक है। मतलब अगर एचडीएफसी बैंक मूव करेगा तो बैंक निफ्टी के मूव करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट सेकंड आईसीआईसी बैंक आ जाता है 25% की वेटेज लेके, ठीक है। तो अगर एचडीएफसी बैंक भाग रहा है बट आईसीआईसी नहीं भाग रहा तो बैंक निफ्टी उतना नहीं भागेगा। बट अगर आईसीआईसी और एचडीएफसी दोनों भाग रहे हैं तो फिर ये हैवी वेटेज के साथ बाकी बैंक चाहे गिर भी रहे हो, बैंक निफ्टी को ऊपर जाना होता है, ठीक है। इसीलिए जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग भी करते हैं वो अलग से चार्ट खोल के बैठे रहते हैं, एक्सिस बैंक का, आईसीआईसी बैंक का, एक्सिस बैंक का, क्योंकि इसकी भी 11% की वेटेज है और 7% की वेटेज और 9% की वेटेज यहाँ पे रिस्पेक्टिवली कोटक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। ठीक है। सो अगर कोई इन 4 बैंक्स को ट्रैक कर ले तो उसे 12 को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से बैंक्स? स्टेट बैंक ऑफ नहीं, सबसे पहले एक्सेस और सबसे पहले सबसे ज्यादा वेटेज किसकी थी? एचडीएफसी। फिर दूसरे नंबर पे आईसीआईसी, ठीक है, तीसरे नंबर पे देखना पड़ेगा एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है 11%, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये 4 मेजर बैंक्स। बट ये वेटेज डिसाइड कौन करता है, ये कैसे कैलकुलेट होती है? ठीक है, देखो वेटेज जो किसी भी इंडेक्स को बनाते हैं हम और उसमें हम अलग अलग स्टॉक की वेटेज रखते हैं तो वो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग होता है। अच्छा। अब ये जो बैंक निफ्टी है ये एनएससी का एक इंडेक्स है, ठीक है, जो एनएससी के ऊपर लिस्टेड कंपनीज है उससे एक इंडेक्स बनाया बैंक्स का, तो इसके अंदर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इनकी अलग अलग वेटेज होती है। अच्छा। आपको मुझे एक आंसर देना है। इसी तरीके से एक और हमारा एक्सचेंज है जिसका नाम है बीएससी, ठीक है। क्या बीएससी के पास कोई और बैंक का इंडेक्स है? होगा। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट में उसका नाम बताना है और आपको उसे सर्च करके आना, ठीक है, ठीक है, और उसमें कितनी कंपनीज हैं ये भी आपको बताना है। डन। ओके, सो यहाँ पर हमें फ्री फ्लोट मार्केट कैप भी लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से जो अगर आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा किसकी है, सो इसलिए हमने यहाँ पर क्या खरीदा हुआ है, हमने यहाँ पर बैंक बीज खरीदा हुआ है, ये हमारे पास बैंक बीज है, ठीक है। अभी बैंक बीज में हमें सिर्फ 8,000 का प्रॉफिट चल रहा है और आपने इन्वेस्ट भी सिर्फ 1 लाख रुपए किया हुआ है, तो 8% तो आपने बैंक बीज से भी कमाया हुआ है। अगर हम बैंक बीज की बात करें तो बैंक बीज ने 1 साल में क्या रिटर्न दिया? 13% रिटर्न दिया, और 13% में जबकि हम सिर्फ 5-6 महीने से इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक बीज तो और बाद में किया मैंने, शायद 3 ही महीने हुए होंगे मुझे, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 1% की रिटर्न तो 2% की ही है इसकी। बट हम ये बताना चाहते हैं कि अगर 1 महीने में 2% की रिटर्न है तो आपकी रिटर्न और ज्यादा कैसे हो सकती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट, एचडीएफसी स्मॉल कैप है ये 250, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HDFC SML 250, तो ये हमारे पास एक ETF आ गया स्मॉल कैप का। अब हमने आपको बताया था स्मॉल कैप वो कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैप छोटा होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा होता है, बट ये तेज भागती है। तो अगर आप सिंपली निफ्टी 50 की बात कर रहे थे, हम जब एक इंडेक्स की बात कर रहे थे, तो निफ्टी 50 का दोबारा से देखना, फिर मैं इस पे आऊंगा। अगर हम निफ्टी 50 की यहाँ पे रिटर्न्स की बात करते हैं, अच्छा इंडेक्स में जो आप रिटर्न देखते हो और जो ETF के रिटर्न देखते हो उसमें फर्क होता है, मैं वो बताऊंगा आपको। ये 25% की रिटर्न है। स्मॉल कैप का भी एक इंडेक्स होता है, ठीक है, तो अगर मैं निफ्टी स्मॉल कैप सर्च करता हूं तो मैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स दिखाऊंगा आपको। तो अब इसकी रिटर्न देखना 1 साल की, वहां पे 25% थी, ये 62 है, दैट्स द डिफरेंस। अब जब हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं, हम अलग से कंपाउंडिंग को समझेंगे, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो निफ्टी 50 में कौन सी कंपनी है? लार्ज कैप कंपनी, जो बड़ी कंपनीज है। अब मैं कहूँ रिलायंस का शेयर डबल हो जाएगा, रिलायंस का शेयर तब डबल होगा जब रिलायंस डबल होगा। अब रिलायंस को डबल होने में सोचो कितना काम करना पड़ेगा, बट एक छोटी कंपनी जो चल रही है उसको डबल होने में इतना टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए जो स्मॉल कैप की रिटर्न्स होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। 5 साल में 190% की रिटर्न दे चुका है, ठीक है। निफ्टी की इतनी आपकी रिटर्न नहीं मिलेगी। अगर हम 5 साल की रिटर्न देखेंगे दोबारा से,
मैं निफ्टी का इंडेक्स इसलिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि हम कंपैरिजन निफ्टी से करते हैं। हम कहते हैं हमने निफ्टी से आउट परफॉर्म किया, अंडर परफॉर्म किया, तो यहाँ पर 92% रिटर्न है ना। इससे 100% एक्स्ट्रा रिटर्न आपको दिख रही थी निफ्टी स्मॉल कैप। सो हमने क्या किया था, हमने उसका एक ETF खरीद लिया था क्योंकि आप इंडेक्स को नहीं खरीद सकते। तो HDFC SML 250 ये हमारा ETF का नाम है। सो ये हमारा HDFC स्मॉल कैप का ETF मैंने दोबारा खोला। अब आप इसके रिटर्न्स देखिए बिफोर आई शो यू एनीथिंग। तो यहाँ पर आपको एक साल की 62% की रिटर्न दिख रही है। तो 97 रुपीज से जो इसका प्राइस है 159 हो चुका है। आपके पास एवरेज भाव क्या है इसका, आपके पास एवरेज 146 की है। अब लोग कहेंगे आपकी इतनी महंगी एवरेज क्यों है? हमारी महंगी एवरेज ये है क्योंकि हमने इन्वेस्ट भी यहाँ पर ही कहीं शुरू किया है करना, मतलब पिछले कुछ महीने से। दूसरी चीज क्या है, आपने यहाँ पर नहीं शुरू किया था। मेरे अकाउंट में यहाँ से एवरेज है, अच्छा, आपके अकाउंट में ऊपर की एवरेज है, बट ऊपर की एवरेज होने के बावजूद भी आपने यहाँ से प्रॉफिट कमाया हुआ है। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैं आज भी इसे खरीदूंगा। तो अगर ये दोबारा गिरेगा तो हम इसे दोबारा खरीदेंगे। ये जब तक चलता जाएगा हम इसे खरीदते जाएंगे। क्लियर? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ये पूछो ये NAV क्या चीज है? वेरी गुड। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। ETFs और जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसका मतलब एक, आप कह सकते हो एक शेयर की वैल्यू क्या है, अच्छा, उसे बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। तो NAV का डेटा इनसफिशिएंट है वो एक अलग बात है, तो NAV होती है। सो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो नेट एसेट वैल्यू ऑफ एन ETF इज बेस्ड ऑन द करंट प्राइस ऑफ अ स्टॉक एंड एसेट इन द फंड। तो जितने भी उसने फंड्स खरीद रखे हैं, स्टॉक्स खरीद रखे हैं, उससे एक NAV निकाल देते हैं, अच्छा, और इसी के मल्टीपल्स में आप खरीदते हो इसे। ओके, अब यहाँ पर दिखा रहा है हाई लिक्विडिटी है, एक्सपेंस रेशियो 0.20 है, बहुत ही कम है, और ट्रैकिंग रेशियो 0.07 है। ओके, सो आप कैटेगरी वाइज से भी कंपेयर कर सकते हो कि कैसा चल रहा है। AUM 252 करोड़ रुपीस का है। अगर आपको कहीं किसी लिक्विडिटी में AUM क्या था? एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट टोटल कितना है? ओके, सो यहां पर हम नेक्स्ट पे चलते हैं एंड दैट इज MAHK टेक। अब ये क्या चीज है? देखो, हम ना सिर्फ इंडिया में इन्वेस्टेड नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी एनालिसिस कहती है कि चाइना के बाजार ने बॉटम बना दिया है। अच्छा, मुझे हाई प्रोबेबिलिटी के साथ मैंने इसे ट्रैक किया कि चाइना का बाजार बॉटम बना रहा है। ठीक है, मतलब बहुत सस्ते में मिल रहा है। ठीक है, खरीदो इसे। अब कैसे खरीदे इंडिया में बैठ के चाइना? तो तरीका है, मैंने चाइना की कौन सी कंपनीज में बैठ किया, मैंने आपके अकाउंट पे बैठ किया टेक कंपनीज में। अच्छा, सो ये हैंगसेंग क्या है, वहां का एक इंडेक्स है, उसकी जो IT कंपनीज हैं, इसके अंदर 30 कंपनियां आती हैं। हमने इसे खरीदा और इसे हमने सिर्फ पिछले 1 महीने पहले खरीदा है। अच्छा, तो इसकी 7% की रिटर्न दिखा रहा है आपके अकाउंट में। इनफैक्ट देखो, यहाँ पर ये T1 होल्डिंग में, मतलब इसे कल भी खरीदा गया है, तो इसे कल भी हमने इसे खरीदा है। तो वी आर स्टिल बाइंग इट। अब यहाँ पर मैं इसे आपके सामने MAHK टेक खोलता हूँ। इसके अंदर क्या आता है, Xiaomi आ जाता है। अब Xiaomi इज अ पेरेंट कंपनी जो लिस्टेड है, तो Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus, ये सब एक ही मतलब घर परिवार की चीजें हैं। तो हमने इसे ही खरीद लिया, ली ऑटो जैसी कंपनीज। तो इसके अंदर चाइना की जो टॉप टेक कंपनीज हैं, अलीबाबा भी, ठीक है, तो वो सब इसमें आ जाती हैं। आप गूगल पर इसे जाके लिख सकते हो, MAHK टेक स्टॉक्स लिस्ट, ठीक है, तो आपको सारी लिस्ट दिख जाएगी कि इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। अब जैसे आप PUBG खेलते हो, हाँ, ठीक है, कौन सी कंपनी ने बनाया उसे? क्राफ्टन। मेरे हिसाब से जो PUBG है वो Tencent होल्डिंग्स का है, तो आप चेक कर सकते हो। मनी कंट्रोल पे चलते हैं तो मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। ये टॉप 10 स्टॉक्स आ गए। ये जो Tencent है इसे पढ़ लीजिएगा, शायद ये गेमिंग कंपनी वही है। तो एनीवेज, इसके अंदर देखो सारी लिनोवो, बाइडू, ये सारी कंपनीज आ जाती हैं जो आपकी, ये आपका नाम से मिलता जुलता नाम है, वीबू। ठीक है, सो ये चाइना की टॉप टेक कंपनीज हैं जो हमारे पास यहाँ पे सेमीकंडक्टर से लेके हेल्थ के अंदर से लेके, तो ये सारी कंपनीज यहाँ पर आ जाती हैं। जो आपने अलीबाबा ग्रुप बोला था, ये अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स। सो ये हमारे पास टेक कंपनीज हैं, हायर से लेके आप यहाँ पर पढ़ सकते हो किंगसॉफ्ट तक। तो ये हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। अब हमने एक बार में जब हमने एक ETF खरीद लिया, तो ये ऑल्दो एक दिन में तो आपको 1.27% डाउन दिख रहा है, बट अगर आप इसे देखोगे तो ये अभी कुछ टाइम से ही भागना शुरू किया है इसने। अच्छा, ठीक है, तो अगर हम 1 महीने का ही देखेंगे इसका रिटर्न, तो 9% का है, और आपके अकाउंट में कितना % का रिटर्न दिख रहा है? 7% का। सो नॉट बैड, स्टिल वी आर बाइंग इट। सो हम इसे खरीद रहे हैं। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है,
बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज हमारे पास और कोई तरीका ही नहीं है। हम इंडिया से बाहर कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे? हमारे पास ETF है, इसीलिए हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं। ओके, और मेरा ट्रैकिंग एरर इसका इनसफिशिएंट डेटा होता है तो दिखता नहीं है। ठीक है, तो एसेट्स मेरा ही एसेट्स का है, तो मेरा ही एसेट्स बहुत अच्छी कंपनी है, तो मेरा ही एसेट्स का कोई भी ETF अगर इन्होंने लिस्ट किया हुआ है तो इट इज़ अ गुड इनफ कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AMC ठीक है ये। फिर हमने गोल्ड भी खरीदा हुआ है। अब गोल्ड अभी कुछ टाइम से भाग रहा है, बट गोल्ड मैं आपके टाइम पे पहले आपके अकाउंट में पहले से ही ले रहा हूँ, वही तकरीबन 5-6 महीने हो गए होंगे। तो आपके पास गोल्ड 4 लाख रुपए का है, जिसपे आपने 30,000 रुपए की रिटर्न कमाई है, 7.77%। तो गोल्ड ETF हम एक मतलब मैं बेसिकली खरीदता हूँ गोल्ड को और सिल्वर को हेज के लिए। हेज क्या होता है कि अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाती है तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते हैं। अच्छा। और काफी टाइम से अगर मैं सिल्वर की बात करूँ, आपके अकाउंट में सिल्वर नहीं है बट मेरे अकाउंट में सिल्वर है काफी, तो बहुत टाइम से उसने एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, तो मैं उसे गिर रही थी खरीदता जा रहा था एक्यूमुलेशन मोड में। अच्छा। अब वो बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स दे रही है। कहने का मतलब क्या है कि ये हमने एक ETF का पोर्टफोलियो बनाया है। अब इसके अंदर क्या हो गया, आपने क्या क्या किया है आपने, अच्छा इसमें कई लोग बोलेंगे निफ्टी क्यों नहीं है, मतलब आई एम मोर एग्रेसिव ऑन योर पोर्टफोलियो। अच्छा। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगी आगे वाले कुछ टाइम में, तो मैंने बैंक्स में ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। स्मॉल कैप अगेन मैं एग्रेसिव हूँ इक्विटी को लेकर। फैंग मैंने टॉप 10 कंपनीज ले ली US की टेक की कंपनीज, फिर MHK टेक चाइना में इन्वेस्टमेंट कर दिया, और एक आपके अकाउंट में हेजिंग के लिए ETF है। और निफ्टी की जब हम बात करें तो निफ्टी 50 क्यों, निफ्टी के 200 से जिसमें 30 में मोमेंटम है उनमें इन्वेस्ट करो। तो अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दी है, मेफैंग ने 14% की रिटर्न दी है, और यहाँ पर 18% की रिटर्न है आपकी मोमेंटम 30। तो मैं खुद से मोमेंटम के स्टॉक्स निकालूं या फिर मैं इनमें इन्वेस्टमेंट कर दूं? इनमें इन्वेस्ट करने का ज्यादा बेटर है। चॉइस इज योर्स। तो इसमें क्या होता है कि ये कभी जीरो नहीं होगा। अगर आज हमने आपके अकाउंट में स्टॉक्स लिए हैं तो स्टॉक्स में प्रॉब्लम आ सकती है, कल को न्यूज आ सकती है, बैड न्यूज आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं हमेशा ETF इन्वेस्टिंग को बेटर समझता हूं स्टॉक इन्वेस्टिंग से। अब मेरा तरीका क्या होता है, मेरा तरीका बड़ा सिंपल है। यहां पर जाते हैं, डे परसेंटेज देखते हैं। ठीक है। तो 3 बजे का मेरे फोन में अलार्म लगा हुआ है, तो जो भी 3 बजे मैं यहाँ पर आके देखता हूँ क्या क्या गिरा हुआ है, क्या रेड में है, जो रेड में उसे हमने खरीदना है। अच्छा। तो आप कैसे खरीद सकते हो, आपको मान लो महीने के 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, किसी को 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ मार्केट 20 दिन खुली है, ठीक है, आप सारे ETF मत लो, आप कहते हो मैं 2 ETF लूंगा सर। ETF बड़े सस्ते होते हुए हमने देखा, कोई 200 रुपए का, कोई 100 रुपए का है, तो ETF बहुत महंगे नहीं होते। तो आप क्या करो, आप ये देखो कि भाई मुझे 20,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करना है, 20 दिन मार्केट खुली है, अगर 20 डेज मार्केट खुली है तो 1,000 रुपए पर डे का इन्वेस्ट करना है। तो अगर आज मुझे मौका मिलेगा, भाई मेरे पास 4 ETF है, 2 गिरे हुए हैं, 2 बड़े हुए हैं, तो उन दोनों को मैं 500 रुपए का खरीद लूंगा। आज का मेरा 1,000 का इन्वेस्टमेंट गिरे हुए वाले, हाँ गिरे हुए वाले जो गिरे हुए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑल्दो प्राइस ऊपर जाएगा बट जब वो ऊपर से नीचे गिरता है हम उसे रिट्रेसमेंट पे ही खरीद लेते हैं। अच्छा। और अल्टीमेटली मार्केट ने ऊपर जाना है। तो आप क्या कर रहे हो, अगर चारों गिरे हुए हैं, चलो चारों को 250 रुपए का खरीद लो, ठीक है। एक ही गिरा हुआ है, एक को 1,000 का खरीद लो, आप ऐसा भी कर सकते हो। अच्छा। सो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज जिसे आप खरीद सकते हो। मैं परसेंटेज वाइज चलता हूँ, जो ज्यादा गिरा है मैं उसे ज्यादा खरीदता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखो स्टॉक्स की मूवमेंट क्या है, एक स्टॉक एक दिन में डे चेंज कितना है, 3.8% का। स्टॉक 3-4% बहुत कॉमन है, और ये तो फिर भी स्मॉल कैप स्टॉक है। तो इनमें क्या है कि ये 10% भी गिर सकते हैं। ETF 10% गिरा हुआ मिलेगा ही नहीं, बहुत ही मुश्किल है। इवन स्मॉल कैप इंडेक्स की मैं बात करूंगा, 10% गिरना बहुत बड़ी बात है। 10% गिरना मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम, और यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अच्छा। 10% अगर गिर रहा है तो इसीलिए, और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है 10% गिरने की, मान लो बैंक निफ्टी यहाँ पे मुझे दिखा 5% गिरा हुआ, 10% गिरा हुआ, मैं तुरंत खरीदूंगा, चाहे और गिरना हो और खरीदेंगे। ठीक है। सो देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। अगर आपके पास कैश है तो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट खरीद सकते हो, जैसे परसेंटेज वाइज। अदरवाइज आप अपना एक रूल बना लो कि भाई मुझे दिन का 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना है, और आज चारों बड़े हुए तो उसे 1,000 रुपए का सेव कर लिया, कल गिरे हुए होंगे तो कल 2,000 रुपए डाल देंगे। अच्छा, 2 दिन के पैसे डाल देंगे, महीने के तो 20 ही डालने थे। तो इस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट करते रहो, और 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट खलती भी नहीं है। अगर किसी को 20,000 करने हैं, किसी को 2,000 करना है, तो वो कितना कर रहा है भाई, दिन का 100 रुपए। तो आप ऐसे ETF चूज कर लो जो बहुत ही सस्ते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, MHK टेक कितने का, 14 रुपए का ETF है, 14 रुपीज। बट 14 रुपीज में चाइना की टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो आप उसके मल्टीपल्स में खरीद सकते हो। बट अब हमें एक चीज डिस्कस करनी थी, मैंने लास्ट वीडियो में भी होमवर्क दिया था, जब हम खरीदते हैं तो हमें ध्यान रखना कि इसमें टैक्सेस एंड चार्जेस क्या लग रहे हैं। ठीक है। सो अभी हम उसे कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
सो उस वीडियो का आप लोगों को इंतजार करना चाहिए। ETF इन्वेस्टिंग कमाल की चीज है, इसे लॉन्ग टर्म करते रहो, कंपाउंडिंग से बहुत पैसा बनता है। तो अभी कंपाउंडिंग के ऊपर भी हम आगे बात करने वाले हैं, तो बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं। सो आज की वीडियो में हमने ETF इन्वेस्टिंग को डिटेल में समझा है। अगर आपके फिर भी कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये वैल्यूएबल वीडियो पहुंचे। और अगर आप नए स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। एंड इनफैक्ट जो कंपनीज रेफर है उन पे आपको पैसा दे रही है, कितना पैसा दे रही है वो भी आपको उनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो जाके पढ़िए, यू कैन ओपन योर फ्री अकाउंट, और घर में भी और लोगों का डीमेट अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, घर में बैठे बैठे ऑनलाइन हो जाता है, सिंपल प्रोसेस है। सो सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।